Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. What should be the forms of plan of action in managing plastic waste? This set presents an elaborated but brief lecture on it. Now look at this set. ये है प्लान ऑफ एक्शन PWM का, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन यानी कार्य योजना। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कार्य योजना का स्वरूप क्या है, ये CPCB द्वारा पेश किया गया है। तो आइए देखते हैं। कुल इसमें 11 पॉइंट है, सारे पॉइंट अहम है, इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए पॉइंट नंबर 1 में है प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग उद्योग में किए जाने हेतु दिशा निर्देश। पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक का यूज किया जाता है उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, ये देखते हैं। ये तो जानते हैं कि ये प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग होता है इस कार्य में, पैकेजिंग में प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग होता है पैकेजिंग कार्य में। इसका क्या डेटा है, कुल प्लास्टिक उत्पाद का 52 से 55% होता है उपयोग। तो इस संबंध में क्या क्या गाइडलाइंस है ये देखिए। प्लास्टिक का पैकेजिंग कार्य में उपयोग सीमित करना, लिमिट करना। प्लास्टिक का पैकेजिंग कार्य में जो यूज होता है उसको सीमित करना, एक पॉइंट ये है। दूसरा है क्या कि रीयूज करना, पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग करना, रीयूज। तीसरा है क्या कि अनुपयोगी जो पैकेजिंग सामग्री है उसका रिसाइकिल करना। और लास्टली अंतिम निपटान हेतु अपशिष्ट की मात्रा में कटौती करना, उसको कम करना, रिड्यूस करना, यानी लिमिट, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस, ये तत्व है इसमें। अब है पॉइंट नंबर 2 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS, इसका दिशा निर्देश का पालन करना है। ये जो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से उत्पाद बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरर, उसके द्वारा BIS गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में आइए, रिसाइकिल हेतु दिशा निर्देश का पालन, पुनर्चक्रण हेतु गाइडलाइंस का कंप्लायंस करना। तो इसमें क्या क्या कंप्लायंस करना है, पालन करना है गाइडलाइंस का। यद्यपि PW का पुनर्चक्रण ही PW के प्रबंधन हेतु सर्वाधिक कारगर उपाय माना गया है। ऐसा माना गया है कि ये प्लास्टिक वेस्ट का जो रिसाइकिल है यही PWM के लिए सबसे उचित उपाय है, ऐसा माना गया है। फिर भी पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से टाइप 2 प्लास्टिक के परे जो अपशिष्ट होता है उसका रिसाइकिल को बैन किया जाना चाहिए। टाइप 2 प्लास्टिक के परे जो प्लास्टिक अपशिष्ट होता है उसका रिसाइकिल नहीं करना चाहिए, उस पर बैन लगा देना चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, टाइप 2 प्लास्टिक के परे वाला। उसके बाद है कि इनका जो यूज है किसमें किया जा सकता है, ऊर्जा स्रोतों के रूप में या निर्माण गतिविधियों में इसको यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट में आइए, प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक की गुणवत्ता को ध्यान में रखना, ये बहुत अहम है। जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है उसमें प्लास्टिक की क्वालिटी को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे उत्पाद हैं जो जनमानस के बीच आते हैं। और देखिए, उपभोक्ता सामग्रियाँ उत्तम गुणवत्ता के प्लास्टिक से बनाई जानी चाहिए। ये कंज्यूमर गुड्स जो होता है प्लास्टिक को लेकर के, उसमें उत्तम गुणवत्ता के प्लास्टिक से बनाया जाना चाहिए। जैसे में बच्चे का खिलौना है, पानी की बोतलें हैं, बच्चों के खिलौने, पानी की बोतलें, खाद्य सामग्री को ले जाने के लिए उपयोग में आने वाली पॉलीथीन की थैलियाँ, ये सब। तो ये सब बिल्कुल कंज्यूमर के पास से गुजरता है, वो डेली यूज़ करते हैं। तो अगर गुणवत्ता ठीक नहीं होगा तो वो हजार्डस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है हेल्थ के लिए। अब देखिए, इसमें घातक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। ये घातक रंगों का प्रयोग कर बनाई जाने वाली रंगीन पॉलीथीन थैलियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बाज़ार में आप देखते होंगे विभिन्न कलर के पॉली बैग्स को,
तो इसका काउज क्या है, क्यों बैन करना चाहिए? रंगीन पन्नियों में घातक रसायनों विशेषकर विषैली धातुओं का उपयोग अभिरंजक के रूप में किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी धातु मिली होती है, ये देखिए, विषैली धातुओं का उपयोग और पॉलीथीन का कलर। ये विषैली धातुओं का उपयोग, पॉलीथीन थैलियों का रंग। तो जो काला पॉलीथीन होता है, पॉली बैग, उसमें देखिए क्या रहता है, लेड रहता है ये। और जो लाल पॉलीथीन रहता है उसमें क्या रहता है, ये क्रोमियम रहता है। जो हरा पॉलीथीन रहता है उसमें बेरियम रहता है। और जो ब्लू पॉलीथीन है उसमें कॉपर रहता है। ये सारे के सारे भारी और पॉइजनस मेटल हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए बैन करने के लिए बोला गया है। और इनमें खाद्य सामग्रियां रखने पर ये विषैली धातु है। यदि इन रंगीन पॉलीथीन में खाद्य सामग्री को रखिएगा तो इसमें जो विषैली धातुएं हैं वो खाद्य सामग्री के साथ मिलता है और वो हमारे भोजन से होके हमारे शरीर में पहुंच जाता है अंदर में। ये भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है और ये क्या करेगा, कैंसर काउजिंग है ये सब। ये जो एलिमेंट पहुंचेगा भारी और विषैली धातु शरीर के अंदर, तो ये कैंसर उत्पन्न करता है। तो आप इसको याद रख लेंगे। ये जो कलर वाला है ये काम का चीज़ है, पूछेगा। अतः इन रंगीन पॉलीथीन की थैलियों का उत्पादन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आइए 5वें पॉइंट में है, पुनर्चक्रण हेतु विभिन्न इकाइयों के बीच सामंजस्य। ये बहुत जरूरी है इंटीग्रेटेड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ये जो एकीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है, इसके लिए क्या करना चाहिए, प्लास्टिक उद्योग, स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी जो होता है, उपभोक्ताओं, ये 3 है। इसके बीच क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी सहयोग और सहभागिता, पार्टिसिपेशन होना जरूरी है इन तीनों के बीच। प्लास्टिक वेस्ट के अधिकाधिक और बेहतर प्रबंधन संग्रहण, ये प्लास्टिक वेस्ट के अधिकाधिक और बेहतर संग्रहण के साथ उपयोग के पश्चात उसके एकत्रण की व्यवस्था भी कारगर होनी चाहिए। पहले तो संग्रहण अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, उसके बाद जब यूज हो जाए तो फिर उसका एकत्रण का व्यवस्था भी अच्छा होना चाहिए, तभी पुनर्चक्रण की प्रक्रिया सही तरह से संपादित की जा सकेगी। 6ठा पॉइंट है, उपभोक्ताओं में जन जागरूकता। ये भी अहम है, उपभोक्ता जानेंगे तभी तो प्लास्टिक वेस्ट क्या चीज़ होता है, उससे क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, ये जानेंगे। PWM से जुड़े विभिन्न विषयों के प्रति जन सामान्य में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जन जागरूकता फैलाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के। जन जागरूकता का कार्य प्रसार माध्यमों के द्वारा करना चाहिए, जैसे प्रदर्शनी लगा के, न्यूज़लेटर छाप के और इससे संबंधित विषय वस्तु को प्रकाशित करके, वीडियो फिल्म बना के, पोस्टर और पॉम्पलेट का वितरण करके, इसके माध्यम से हम इसका ये जागरूकता का कार्य कर सकते हैं। इस तरह जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उसकी भूमिका ठीक से समझाई जा सकती है, ये तो होगा ही। अब आइए 7 नंबर से पॉइंट 7 में, PW के सही प्रबंधन में भागीदारी हेतु दंड का प्रावधान होना चाहिए, पेनल प्रोविजन होना चाहिए। अदरवाइज लोग दरकिनार करते रहेंगे कितना भी रूलिंग्स बना ले। तो देखिए क्या पेनल प्रोविजन होना चाहिए, उपयोग के उपरांत प्लास्टिक वेस्ट को सही तरह से निष्पादित करने की बजाय उन्हें यहाँ वहाँ फेंक कर गंदगी एवं प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न करने वाले लोगों एवं संस्थानों के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल सही से करना चाहिए। अगर कोई गंदगी फैलाता है यहाँ वहाँ फेंक करके, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर इंस्टीट्यूशंस हो, तो उसके अगेंस्ट में पेनल प्रोविज़न लाना ही चाहिए। और इसी प्रकार PW के सही निपटान में लगे हुए लोगों की भूमिका की सराहना भी की जानी चाहिए। ये भी करना चाहिए, जो लोग सही तरीके से इसको डिस्पोज करते हैं उसको ये कमेंट करना चाहिए, सराहना करना चाहिए उसका, ताकि अन्य लोग उससे प्रेरणा ले सकें।
आइए पॉइंट नंबर 8 में पीडब्ल्यू के पुनर्चक्रण को में आवश्यक यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता। 8 नंबर पॉइंट में है पीडब्ल्यू का जो रिसाइकलिंग होता है उसमें क्या क्या जरूरी मैकेनिकल इक्विपमेंट चाहिए वो देखिए। पीडब्ल्यूएम की दृष्टि से पुनर्चक्रण कार्य में आवश्यक यांत्रिक उपकरणों का निर्माण देश में ही किया जाने लगा है, ये तो ठीक है। फिर भी पुनर्चक्रण तकनीक यानी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको विकसित करने के लिए के उद्देश्य से आधुनिकतम मशीनों का उपयोग अधिक प्रभावी होगा। अतः पुनर्चक्रण इकाइयों को इस प्रकार आधुनिकतम मशीनों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपने उद्योगों में स्थापित करने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। ये पुनर्चक्रण इकाइयों के बारे में कह रहा है, तो ऐसा करना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही चाहिए। 9 नंबर पॉइंट में ये खतरनाक पीडब्ल्यू का प्रबंधन। और प्लास्टिक वेस्ट का एक बड़ा भाग जो है ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन से उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, ये बात सही है। और ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, ब्लड बैंक है, पैथोलैब है, ये सब है, यहाँ से उत्पन्न होता है प्लास्टिक वेस्ट। और यहाँ से जो प्लास्टिक की एसेसरीज वगैरह है, जो भी है प्लास्टिक की एसेसरीज भी अपशिष्ट के रूप में निकलती है। लेकिन ये पीडब्ल्यू ये प्लास्टिक वेस्ट जो है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि ये जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, इसके संक्रमित होने का खतरा रहता है और संक्रमित रहता भी है। इससे क्या हो सकता है, संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। इनके निपटान में होने वाली जरा सी भी चूक मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए चिकित्सा इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट का एकत्रण, संग्रहण और परिवहन एमएसडब्ल्यू के साथ न करके पृथक से किए जाने का प्रावधान बनाए गए हैं। ये बिल्कुल सही प्रावधान है। ये जो इन्फेक्टेड वेस्ट निकलेगा, प्लास्टिक वेस्ट चिकित्सा इकाइयों से, तो वो अगर एमएसडब्ल्यू के साथ मिल जाएगा तो फिर टोटल का टोटल इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए एमएसडब्ल्यू के साथ उसका एकत्रण, संग्रहण और परिवहन नहीं करना चाहिए, उसको अलग से उसका सब कुछ करना चाहिए। तो इन अपशिष्टों को विसंक्रमित कर यानी डिसइंफेक्ट करके इसकी श्रेडिंग करने के उपरांत विसंक्रमित कर इसकी श्रेडिंग करने के उपरांत इन्हें पुनर्चक्रण इकाइयों को दिया जाना चाहिए ताकि इसी रूप में इसका उपयोग न किया जाए। करने का मतलब कि उसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाए, फिर श्रेडिंग किया जाए, उसके बाद ही पुनर्चक्रण इकाइयों को, रिसाइकलिंग यूनिट्स को वो कचरा देना चाहिए। ये 10 नंबर पॉइंट में क्या है, अब है अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षात्मक उपाय। अग्नि दुर्घटना हो सकती है चूँकि प्लास्टिक वेस्ट है और ये हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। इसलिए ये जो निपटान स्थल है प्लास्टिक वेस्ट का, अपशिष्ट डीलर्स एवं पुनर्चक्रण इकाइयों में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सब जगह में बिल्कुल ही आग से सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। 11 नंबर पॉइंट है प्लास्टिक निर्माण एवं पुनर्चक्रण इकाइयों के बीच अंतर संबंध। प्लास्टिक निर्माण एवं पुनर्चक्रण इकाई यानी कि जो इंडस्ट्री है और जो रिसाइकलिंग यूनिट है उसके बीच इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो प्लास्टिक उद्योगों जैसे कैरी बैग्स, शॉपिंग बैग्स, मल्टीलेयर फिल्म पैकेजिंग, ये कैरी बैग्स है, शॉपिंग बैग्स है, मल्टीलेयर फिल्म पैकेजिंग है, पीवीसी और पीईटी बोतल है, कैटरिंग ट्रे है, ये सब का निर्माण करने वाली इकाई जो होती है उसके तथा उपयोग के उपरांत इन वस्तुओं के पुनर्चक्रण के कार्य से संबंधित इकाइयों के बीच ये दो चीज़ है, एक तो इंडस्ट्री है, दूसरा है रिसाइकलिंग यूनिट्स है। इसके बीच इंटर रिलेशनशिप का होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है,
ताकि वे एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझकर इसके अनुसार कार्य कर सकें। ये बिल्कुल होना जरूरी है। और इस तरह से इन्फ्रेंस क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन की दृष्टि से इससे जुड़ी प्रत्येक इकाई की सक्रिय भागीदारी अति आवश्यक है। केवल एक इकाई के सक्रिय होने से संपूर्ण पीडब्ल्यूएम का कार्य सही तरह से नहीं किया जा सकेगा, ये तो होगा ही। इसलिए सब में सामंजस्य आवश्यक है और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पीडब्ल्यूएम के एरिया में आने वाले, सबको भागीदारी देनी पड़ेगी, तभी पीडब्ल्यूएम सक्सेसफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।